ओके, तो आइए आज हम डेविड हर्बर्ट लॉरेंस की लिखी हुई एक बहुत ही अच्छी पोएट्री की तरफ चलते हैं। हालांकि इतना अच्छा पोएट्री है, पोएट्री नहीं कहेंगे इसको, एक तरह से कहानी है। लेकिन ये बहुत ही अच्छे पोएट है कि कहानी बड़ा ही निराला रहा है। तो इसको ध्यान से सुने और चीज़ों को समझने का कोशिश करें। राइट, बहुत ही अच्छी कवि हैं। हम चलते हैं, मेरे ख्याल से 9th चैप्टर है और 12th का। डेविड हर्बर्ट लॉरेंस, इनकी जो पीरियड रहा है ज़िंदगी का वो 1855 से और 1930 के बीच का रहा है। ये क्या थे? पोएट थे, एक नोवेलिस्ट थे। नोवेल मतलब होता है उपन्यासकार, पोएट मतलब होता है कवि। एक कवि थे, एक उपन्यासकार थे और छोटे स्टोरी राइटर थे, लघु कथा लिखा करते थे और ये निबंधकार भी थे। क्या क्या थे? एक कवि थे, ये नोवेलिस्ट थे यानी कि उपन्यासकार थे और छोटे छोटे राइटिंग लिखा करते थे, लघु कथा लिखा करते थे और ये एक निबंधकार भी थे। ग्रीव अप अमीड द strife between his gentlest and educated mother and his coarse minor father। कहा जाता है कि वह अपनी सज्जन माँ और शिक्षित माँ और अपने मोटे मोटे मतलब कोर्स मतलब मोटा होता है, उनके फादर थोड़ा मोटे थे और वो माइन में काम करते थे। मोटे फादर, माइन में काम करने फादर और एजुकेटेड माँ के संघर्ष के बीच बड़े हुए। संघर्ष के बीच ये है कि उनकी माता और पिता में हमेशा आपस में झगड़ा, छोटी मोटी झगड़ा होती रहती थी, उनमें काफ़ी संघर्ष होता था। और उसी एनवायरनमेंट में, उसी वातावरण में ये बड़े हुए। ठीक है, माता एजुकेटेड थी, पढ़ी लिखी थी और फादर पढ़े लिखे नहीं थे और वो कोल के माइन में काम करते थे, कोयले खदान में। एज ए यूथ इन द नोटिंगहमशायर माइनिंग विलेज ऑफ ईस्टवुड, लॉरेंस resented the rough ways of his drunken father and adopted his mother's refined value as his own। ओके, ये बताया जाता है कि जब वो बड़े थे एज ए यंग, वो कहाँ रहते थे? वो रहते थे नोटिंगम शायर माइनिंग विलेज में। नोटिंगम शायर माइनिंग, ये एक इंग्लैंड में एक टाउन, सिटी और कोयल माइन के बीच का विलेज था, गांव था, जिसको कहते हैं नोटिंगम शायर माइनिंग विलेज ऑफ वुड स्टूड। आप देख सकते हैं यहाँ पे माइनिंग थी और उसी विलेज को कहा जाता है नोटिंगहम माइनिंग विलेज। तो यहाँ पे यहाँ की बात कहा जा रहा है कि राइट से बताया जाता है कि वो जब यंग में, जब यंग थे तो वहाँ पे ये यहाँ पे रहा करते, जो विलेज दिखाया मैं आपको नोटिंगहम शायर माइनिंग। और ये बताते हैं कि लॉरेंस ने अपने जो उनके पिता थे, सो जो उनके फादर थे वो शराबी थे, तो बताते हैं कि वो अपने शराबी पिता के मोटे तौर पे नाराजगी जताया और पिता से नाराज रहते थे, उनके साथ नहीं रहने की कोशिश करते थे। और अपनी माता की, जो उनकी माँ की अच्छे अपने माँ की जो सज्जनता थी, राइट, और माँ की जो अच्छे गुण था उसको उन्होंने अपनाया। सो उनके फादर दारू पीते थे, उनको उन्होंने मोटे तौर पे उनसे वो बगावत करते थे, नहीं रहना चाहते थे, बट माँ पढ़ी लिखी थी, सज्जन लेडी थी, सो उनके गुणों को अपनाया। However, as he grew in maturity as a writer, he rejected the gentility his mother presented and began to see his father earthiness as a virtue। लेकिन क्या हुआ? देखो कहानी चेंज हो गई। हालांकि जब वे एक लेखक के रूप में उभरे, लेखक के रूप में मैच्योर हुए, बड़े हुए, राइट, तो उन्होंने अपनी माँ के द्वारा, जो उनकी माँ थी, उनकी माँ के द्वारा प्रस्तुत की गई और माँ के द्वारा, माँ जो सज्जनता से और अपनी अच्छे वैल्यू के साथ उनको जो पाला पोसा था, तो उन्होंने क्या किया कि माँ के द्वारा दी गई सज्जनता को अस्वीकार कर दिया, उल्टा हो गया बाद में। ठीक है, रिफाइंड द वैल्यू ऑफ हिज मदर, राइट, उसको अस्वीकार किया और अपने पिता की धरती को एक गुण के रूप में
स्वीकार किया, यानी कि फाइनली अपने पापा के पास गए, फादर के पास गए और उनको स्वीकार किया उन्होंने। वर्च्यू मतलब गुण होता है। He wrote a primitive and natural passion, trying to show instinctive force in man that might bring happiness, right? बताया जाता है कि उन्होंने आदमी यानी इंसान और प्रकृति के जुनून के बारे में लिखा, ठीक है, जो मनुष्य में सहज बल दिखाने की कोशिश करता हो। उन्होंने जो लिखा आदमी और नेचुरल के बारे में, उसके बारे में बताते हैं कि जो मनुष्य में सहज बल, उनके अंदर की जो बल है, ज्ञान, उसको दिखाने की कोशिश करता है और जो कि खुशी लाने की काम करती। इन्होंने क्या लिखा? इन्होंने लिखा इसके लिए आदमी और प्रकृति के जुनून के बारे में लिखा, नेचुरल के बारे में लिखा, जो कि इंसान को खुशी लाने की, इंसान में खुशी लाने की, सहज भाव से खुशी लाने की काम करती है, उसके बारे में लिखा है। इन हिज राइटिंग ही इमर्ज्ड एज द चैंपियन ऑफ इंस्टिंक्ट, राइट। बताया जाता है कि अपने लेखन में और उनकी राइटिंग में वह अंतः प्रेरणा के चैंपियन के रूप में उभरे। अंतः मतलब जो अंतर ज्ञान होती है, हमारी अंतर से जो भावना जगती है, हमारे अंतर की जो आत्मा की आवाज आती है, उसके बारे में बताया जाता है कि उनके लेखक में वह अंतः प्रेरणा के चैंपियन के रूप में उभरे, उसके चैंपियन बने। हिज इम्पोर्टेंट वर्क्स इंक्लूड, उनकी जो रचनाएं थी मेन में वो क्या क्या था? अ कलेक्शन ऑफ पोएम 1909 में लिखा, द वाइट पीकॉक 1911 में लिखा, द ट्रेस पैशर 1912 में लिखा, सन्स ऑफ लवर्स 1931 में लिखा, द रेनबो 1915 में लिखा, प्लम्ड सेरपेंट 1926 में, लेडी चैटरलेज लवर 1926 में, है उनकी मेन रचनाएं थी। इन द प्रेजेंट पोएम स्नेक, बताया जाता है कि जो अभी जो हम पोएम पढ़ने जा रहे हैं, ये जो तत्काल पोएम है जिसका नाम स्नेक है, लॉरेंस एक्साल्ट्स द वैल्यू ऑफ प्रिमिटिव लाइफ एंड denounces the charms and artificialities of modern civilized life। ये जो कविता है स्नेक, इसमें लॉरेंस ने आदमी के जीवन के मूल्यों को बढ़ाने के बारे में, यानी कि जो कविता है वो आदमी के जीवन के मूल्यों को बढ़ाता है और आधुनिक सभ्य जीवन की छाया और कृत्रिमता को दर्शाता है। और जो आज के टाइम में आधुनिक लोग हैं उनके बारे में, उनकी जो कृत्रिम, जो रियल चीज नहीं है, उसके बारे में एक कविता दर्शाता है, जो हम कविता भी पढ़ने जा रहे हैं, राइट राइट। कवि कहते हैं, अ स्नेक केम टू माई वाटर ट्रफ ऑन अ hot day and I in pajama for the heat to drink here। ओके, वाटर ट्रफ क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ, राइट। इसको वाटर ट्रफ कहते हैं, राइट। ऐसे हमारे तरफ नाद भी कहते हैं, बिहार में जो गांव में होता है, ये लकड़ी का है, बट ये बेसिकली उसका होता है आपका सीमेंट का होता है, तो इसको वाटर ट्रफ कहते हैं। सो कभी कह रहा है, अ स्नेक केम टू माय वाटर ट्रफ, एक सांप कहाँ पे आया? इनके वाटर ट्रफ पे आया। वो बता रहे हैं कि सर्प आया, वाटर ट्रफ पे आया। कभी ये कहते हैं, ऑन अ हॉट डे एंड आई एम पैजामा फॉर द हीट टू ड्रिंक, क्योंकि गर्मी का दिन था, राइट। तो वो जो कवि थे वो पैजामा पहने हुए थे और पैजामा पहने हुए बाहर निकले पानी लेने, तो उन्होंने क्या देखा? जो वाटर ट्रक था जो मैंने दिखाया, उस पे एक सांप था, स्नेक था, राइट। इन द डीप a strange scented shade of the great dark carob tree, I came down the step with my pitcher and must stand and wait, for there he was at the trough before me, राइट। यहाँ कवि बताते हैं कि पानी लेने आया, हाथ में एक पिचर मतलब होता है पानी का घड़ा, राइट। पानी का घड़ा लिए हुए जैसे भी सीढ़ियों से उतरा, नीचे जा रहा था, राइट। तो
कभी के आने के पहले ही, राइट, कभी हाथ में घड़े लिए हुए जैसे ही सीढ़ियों से नीचे उतरा और कार्बो ब्रिज की छाया में पहुंचता है। वहां पे कार्बो ब्रिज की बात हो रही है, राइट, पेड़ की बात है। बताते हैं कि सांप मेरे से पहले ही वहां जा पहुंच गया था, मेरे से पहले ही आया हुआ था, इसलिए वो कहते हैं कि मुझे अपनी बारी की इंतजार करनी पड़ी, मैं अपनी बारी का इंतजार आ, करता करा या कर रहा था। He reached down from a fissure in the earth. फिशर मतलब दरार होता है जो हमारी होती है ना दीवालों में, उसके दरार की बात कर रहा है। इन द अर्थ वॉल, अर्थ वॉल मतलब जो मिट्टी का दीवार होता है तो उसकी दरार की बात कर रहे हैं। ही रीच्ड डाउन फ्रॉम अ फिशर इन द अर्थ वॉल इन द ग्लूम and trailed his yellow brown slackness soft uh, belly down over the edge of the stone rough। एज होता है जो किसी चीज के किनारा को एज कहते हैं। एंड रेस्टेड हिज थ्रोट अपॉन द स्टोन बॉटम, बॉटम मतलब नीचे होता है, तो वो जो स्टोन का जो बना हुआ था नाप था उसके नीचे वो अपना थ्रोट यानी कि अपना जो माउथ है वहाँ पे रखा हुआ था। एंड वेयर द वाटर हैड ड्रिप, ड्रिप मतलब होता है पानी गिरना, चूना, फ्रॉम द टैप, जहाँ टैप से पानी चू रहा था, इन अ स्मॉल लीननेस ही शिप्ड, शिप मतलब पीना होता है, with his straight mouth softly drank through his straight gum into his slack long body silently। राइट, यहाँ कवि ये बताते हैं कि ही, तो हम कहते हैं कि जो सांप था जो हौज के निकट था, वो सांप हौज के निकट धरती से किसी दरार से आया है, दरार जिसको फिशर कहते हैं, दरार से आया है और उदास दिख रहा है। राइट, वहां पहुंचने के बाद सांप अपने पीलापन लिए भूरे शरीर को पत्थर से निर्मित हौज के किनारे पर ऊपर पीछे खींचता है और अपने गले को पत्थर की ऊपर और पत्थर के पेंदी पर रखता है जहां नल से पानी टपकता है। राइट, ड्रिप मतलब टपकना होता है। उसके बाद यह पानी को सीधे मुंह से लगाकर पीता है। राइट, शुरू शुरू कर पीता है और पीते हुए मशहूरों के द्वारा धीरे धीरे पीते हुए अपने ढीले लंबे शरीर में पहुंचा देता है, यानी पानी को सिकुड़ता है, सिप करता है और धीरे धीरे वो अपने बॉडी में लेकर चला जाता है। Someone was before me at my water trough, and I like second corner waiting, second comer waiting। कभी कहता है मैं पानी लेने तो यहाँ आया हुआ हूँ पहले से ही, लेकिन मेरे से पहले ही कोई आ चुका है, तो मुझे अपने टर्न का इंतजार करना पड़ रहा है, मैं अपने टर्न का इंतजार कर रहा हूँ। He lifted his head from his drinking, और पीते हुए पानी से अपना सर को उठाता है। एज कैटल डू, जैसे कि पशु करते हैं, गाय भैंस होते हैं जैसे करते हैं वैसे वो भी अपना सर उठाता है। एंड लुक्ड एट बैगुली, जैसे क्लियर नहीं देखना, ऐसे ही जैसे पशु पक्षी पानी पी रहे होते हैं और हल्का सर उठा के देखते हैं, क्लियर नहीं देखते, उस तरह से वो भी उठाता है, देखता है। एज ड्रिंकिंग कैटल डू, जैसे पशु जो गाय बैल होते हैं पानी पीते समय आ, देखते रहते उठा उठा के सर आसपास, पूरा ध्यान से नहीं देखते क्लियरली बट देखते, उस तरह से वो भी किया। एंड फ्लिकर्ड हिज टू फोर्थ टंग फ्रॉम हिज लिप्स, सांप के जीभ निकलता लगता है दो जीभ सा है, उस तरह से वो जीभ बार बार फ्लिकर करता है, अंदर बाहर निकालता है अपने होठों से। एंड मोस्ट अ मोमेंट, मुश मतलब होता है विचारना, ध्यान देना, और थोड़ा देर के लिए बड़ा मनन करता है, ध्यान से कुछ देखता है, ध्यान देता है। एंड अस्तूप एंड ड्रैंक अ लिटल मोर, अस्तूप मतलब होता है दोबारा झुक जाना, और दोबारा वो झुकता है और थोड़ा सा पानी और पीता है। बीइंग अर्थ ब्राउन अर्थ गोल्डन फ्रॉम द बर्निंग bowels of the earth one on day of Cillian July with एटमा स्मोकिंग, ये लाइन का मतलब होता है बहुत जोर की गर्मी। राइट, सो इसका अर्थ यह है कि सांप पानी पीते समय
गाय बैलों यानी मवेशियों की तरह अपना सिर ऊपर उठाता है, यह कभी की तरफ उस तरह थोड़ा सा निगाह डालते हुए देखता है जिस तरह पानी पीते हुए पशु अपने आसपास लोगों को देखते हैं। इसके बाद वह सांप अपने जो उसके जीभ होते हैं, दो जीभ होते हैं, दोनों जीभ को अपने होठों के अंदर बाहर करता है और थोड़ी देर के लिए कुछ सोचता है, राइट, कुछ सोचता है, और उसके बाद वह झुकता है और कुछ और पानी पीता है। जैसे मैंने बताया, इस गर्मी में, चिलचिलाती हुई गर्मी में, गर्मी की बात हो रही है, राइट, गर्मी के दिन उस सांप का रंग कवि के अनुसार अत्यधिक गर्म भूमि के रंग के समान मिट्टी का रंग लिए हुए पूरा सुनहरा लग रहा है। द वॉइस ऑफ माई एजुकेशन सेड टू मी ही मस्ट बी किल्ड। उसकी जो मन की आत्मा थी, जो दिमाग कह रहा था वो कवि को कि मुझे उसको मारना चाहिए, मैं उसको मारूं। फॉर अ Sicily, right? For the Sicily, the black snakes are innocent and the golden are venomous। बताता है कि जो सिसिली वासियों का ऐसा मानना है, एक सिसिली वाली जगह है जहाँ पे वाइल्ड एनिमल रहते हैं, जंगली जानवर रहते हैं, वो लोग का ऐसा मानना है कि जो ब्लैक स्नेक्स होते हैं, जो काले रंग के सांप होते हैं, वो इनोसेंट होते हैं, मतलब वो दोषी नहीं होते, और वो सांप विषहीन होते हैं, उनमें विष नहीं होता। लेकिन जो गोल्ड कलर वाले होते हैं, राइट, जो सुनहला वाले होते हैं, वो विषधर होते हैं, राइट। ये उसके मन में चल रहा है, और इसलिए ये बात सोचकर वह उसे डंडा नहीं मारा, अभी तक मारा नहीं, लेकिन मन में उसकी बातें चल रही है। And voices in me said, if you were a man, you would take a stick and break him now and finish him off। लेकिन कहीं कहीं मन में उसकी बातें चल रही है, राइट। बातें क्या चल रही है? उसके मन में चल रही है कि मुझे इसको वॉइस उसके मन में कह रहा है, इफ यू, यदि आप इंसान हो, यदि आप मैन हो, आदमी हो, तो एक डंडा उठाओ और इसको कांड कर दो, यानी कि इसको मार दो, फिनिश कर दो। बट मस्ट आई कन्फेस हाउ आई लाइक हिम, राइट, हाउ ग्लैड आई वॉज ही हैड कम लाइक अ गेस्ट इन क्वाइट टू ड्रिंक एट माई वाटर ट्रफ एंड डिपार्ट पीसफुली, पेसिफाइड, पेसिफाइड मतलब होता है संतुष्ट करना, and thankless into the burning bowels of his earth। राइट, यहाँ कवि कहता है कि उसके हृदय जो है वो स्वीकार करता है, कन्फेस मतलब मानना होता है, मानता है कि उसने सांप को पसंद किया था, सांप को मतलब चाहा, और वह सांप को देखकर काफी खुश हुआ था, राइट। सांप को माना काफी, ब्लैक मतलब खुश होना, खुश हुआ था। उसने सांप को अतिथि के रूप में मान लिया, राइट, लाइक एज एन गेस्ट। और जो उसके जो ट्रॉफ पे, यानी कि जो हौज पे सांप बैठा हुआ था, पानी पीते हुए आया था, और संतुष्ट होकर राजा की तरह शांत ढंग से अंदर से जलती हुई पृथ्वी के अंदर प्रविष्ट कर गया, राइट। बिल्कुल गर्म था बहुत वो पृथ्वी, इसको जलती पृथ्वी कर रही है, आराम से पानी पिया, संतुष्ट हुआ, और आराम से वो कहाँ चला गया, जमीन के अंदर चला गया, ठीक है। Was it cowardice that I dared not to kill him? कह रहा है क्या मैं मर्दानगी नहीं थी, क्या मैं डरपोक था जो मैं नहीं उसको मारने की कोशिश किया, हिम्मत किया? Was it perversity that I longed to talk with to him? Was it humility to feel so honored? I felt so honored, राइट। कभी यहाँ खुद से सवाल करता है, अपने आप में कहता है कि सांप को नहीं मारना क्या उसकी कायरता थी? सांप से उसकी बात करने की इच्छा क्या उसकी गलत सोच का प्रमाण था? खुद को अति प्रतिष्ठित, अच्छा समझते हुए, अनुभव करते हुए, खुद को अच्छा सोचते हुए अनुभव करना क्या उसकी विनम्रता थी?
वह अपने आप को अति ऑनर्ड, राइट, बहुत खुश था और अपने आप को वो बड़ा ही सम्मानित महसूस कर रहा था। एंड एट दोज वॉइसेस, इफ यू आर नॉट अफ्रेड यू वुड किल हिम। दोबारा देखो मन में उसकी बातें आ रही थी कि मन में बातें विचार कर रहा था कि यदि तुम डरे नहीं होते तो तुम उसको मार दिए होते। इसके मन में फिर से ये सवाल खड़ा हो रहा है, राइट। एंड ट्रूली आई वॉज अफ्रेड, बता रहा है कि सच में मैं डरा हुआ था। आई वॉज मोस्ट अफ्रेड, मैं बिल्कुल काफी डरा हुआ था। बट इवन सो ऑनर्ड स्टिल मोर दैट he should seek my hospitality from out the dark door of the sacred earth, राइट। मैं पूरे का दोबारा से ट्रांसलेट कर देता हूँ। यहाँ कवि कहता है कि प्रचलित मान्यताओं के सूचक उसकी आंतरिक आवाजें उसे पुचकारते हुए कहती है कि वह सांप से भयभीत हो गया, अन्यथा वह उसे मार डालता, राइट। यदि वो डरता नहीं तो मार डालता। कवि कहता है कि वास्तव में वो सांप से डर गया था। कह रहा है, राइट, कि आई वॉज अफ्रेड, बोल रहा है मैं डर गया था, बहुत ही डर गया था। आई वॉज मोस्ट अफ्रेड। उसके बावजूद वह अपने आप को और अधिक प्रतिष्ठित अनुभव कर रहा था, अपने आप को और सम्मानित महसूस कर रहा था। वह आगे कहता है कि रहस्यमय धरती के अंधकारपूर्ण दरवाजे यानी धरती के अंदर के मान से बाहर सांप उसके अतिथि के धर्म के पालन के कारण उसके आतिथ्य को याद कर रहा होगा, राइट। कह रहा है कि सांप अंदर गया, वो हमने जो अतिथि उसको सेवा सत्कार के मारा नहीं, वो मुझे वह जरूर इस चीज को हमारे आतिथ्य को याद कर रहा होगा। ही ड्रैंक इन, बताता है कभी कि काफी पिया हो। एंड लिफ्टेड हिज हेड ड्रीमली एज वन हु हैड ड्रंकन, और पीने के बाद अपना हेड इस तरह उठा रहा है जैसे दारू पिया हुआ इंसान उठाता है। एंड फ्लिकर्ड हिज टंग लाइक अ फोर्थ नाइट ऑन द एयर शो ब्लैक seemingly to lick his lips, राइट। और वह झिलमिलाती हुई रात्रि की तरह अपनी जो टंग है उसको बाहर निकालता है, राइट। और क्योंकि ब्लैक है, स्टिमुली टू लिक हिज लिप्स, जैसे कि वो अपने लिप्स को चाट रहा है। एंड लुक्ड अराउंड लाइक अ गॉड अनसीइंग इनटू द एयर, और वो बताते हैं कि वह इसके बाद वह हवा में अदृश्य देवता की तरह देखता है, लगता है भगवान है, बिल्कुल उस तरह देखता है। एंड स्लोली टर्न हिज हेड, राइट। और काफी आराम से अपने सिर को मोड़ता है। एंड स्लोली, वेरी स्लोली, एज इफ थ्राइस ड्रीम, राइट। और मानो वह स्वप्न में हो और उसी अवस्था में सिर को मोड़ने के लिए बढ़ा हो। थ्राइस मतलब होता है दोबारा। प्रोसीडेड टू ड्रा हिज स्लो लेंथ curving round and climb again the broken bank of my wall face। और अंत में वो कहता है कि दीवार के पास यानी दीवार के टूटे हुए किनारे के पास जहाँ से गुजरकर वह आया था, राइट, वह उस पर चढ़ गया। And as he put his head into that dreadful hole, right, a short horror, a sort of protest against it withdrawing into that horrible black hole, deliberately going into the blackness and slowly drawing himself after overcome me, now his black was turned। कवि कहता है कि अंत वह कवि के दीवार के मुंडेर के यानी दीवार के टूटे हुए किनारे जहां से वह गुजर कर आया था,
उस पे चढ़ गया। जैसे ही सांप अपने कंधों को एक सीध में करके धीरे धीरे बिल में जानबूझकर घुसना प्रारंभ किया, डेलिबरेटली मतलब होता है जानबूझकर घुसना प्रारंभ किया, और अंदर में आगे जाने लगा, राइट, स्लोली ड्राइविंग हिमसेल्फ आफ्टर। कवि के अंदर एक भावना जागी कि क्यों सांप उस डरावने अंधेरे बिल में घुस रहा था, डरावने अंधेरे बिल में घुस रहा था, राइट। एक कहते हैं होरी मतलब डरावना, ब्लैक होल। सांप धीरे धीरे बिल में घुस रहा था। अब तक सांप का पीठ बिल में घुसने के कारण मुड़ चुका था, राइट। ओवरकमिंग नाउ हिज बैक वाज टर्न्ड, मुड़ चुका था। And so I missed my chance with one of the lords of life, and I have something to expiate. Expiate मतलब होता है पछताना, a pettiness, right। यहाँ कभी सांप को पाताल लोक के बिना मुकुट की राजा का उपाधि देते हुए कहता है कि पुनः राज्यभिषेक होने के कारण वह सांप उसे पुनः राजा के समान दिख रहा था। उसके जीवन के एक स्वामी जैसा सांप से मिलने का अवसर गंवा दिया, और उसे अपने किए पर घोर पश्चाताप होने लगा कवि को। ओके, एक नंबर का हम अभी ट्रू फॉल्स कर लेते हैं। इसके बाद आपको लघुत्तरीय का भी जरूरी पड़े आप अप्रोच कर सकते, उसको ही बनाएंगे। द स्पीकर फाउंड द ग्लो मोमेंट ऑफ द स्नेक क्वाइट इम्प्रेसिव। इसका ट्रू होगा बी, द स्पीकर डिड नॉट लाइक द स्नेक गोइंग बैक टू द डार्क होल, राइट। बी का भी ट्रू होगा, शी ही थ्रू द पिचर एट द स्नेक। नहीं, वो घड़ा नहीं फेंका था उसके ऊपर, फॉल्स हो जाएगा, राइट। डी, ही लेटर रिग्रेटेड फॉर हैविंग हिट इट। बाद में पछताया उसको जो हिट किया था फेंक करके लकड़ से, राइट, कवि ने। ये ट्रू है। he compares it to a she bird albatross, राइट। ये भी ट्रू है। और द स्नेक अपीयर्ड लाइक किंग इन एग्जाइल, ये भी ट्रू है, राइट। सो ये सारे ट्रू थे। और एक कविता फिनिश हो गया, आगे पोएट्री देखते हैं। थैंक यू सो मच। यदि आपको लगता है इसमें कुछ सुधार करने की जरूरी है, आपको समझ में नहीं आया है, आप अप्रोच कर सकते हैं। मैंने ग्रामर का भी क्वेश्चन आंसर डाल दिया इसमें, और एक बार समाप्त होती है तो मैं ग्रामर पार्ट भी शुरू करूंगा। इसमें ये 9th चैप्टर था मेरे हिसाब से, और कुछ चैप्टर बचे हुए हैं। थैंक यू।